रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब लकड़ी जलती है तो वह पुनः उसी रूप में नहीं आ सकती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये अभिक्रिया से पहले जितने भी मात्रा में तत्व मौजूद हों उतनी ही मात्रा में अभिक्रिया के बाद होनी चाहिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आप देख रहे हैं क्लास 10 साइंस का यह पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आइए इसे पूरा विस्तार से समझते हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाली पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलती है तो वह पुनः उसी रूप में नहीं आ सकती है। ठीक है, लकड़ी एक बार जल गई तो वह पुनः लकड़ी के रूप में नहीं आ सकती है क्योंकि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और लोहे में जंग लगना, जो लोहा होता है एक बार जंग खा जाए तो वह पुनः उसी रूप में नहीं आ सकता है। इसमें जो है रासायनिक अपक्रिया हुई है। इसी तरीके से दूध का दही बनना, जो दूध होता है, दूध को दही बनाया जा सकता है लेकिन दही का दूध नहीं बनाया जा सकता। अब समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, जैसे मान लीजिए कोई मोम पिघला हुआ है, मोम पिघला हुआ है और मोम पिघल करके किसी दूसरे रूप में हो गया है, लेकिन उसे फिर से पिघलाकर हम मोम का आकार दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे समझते हैं, यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का पिघलना, मोम जो होता है, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। आगे समझते हैं, रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया की पहचान कैसे होगी? कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है? रासायनिक अपक्रिया होने पर इनमें से या एक से अधिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जैसे रंग में परिवर्तन, जब रासायनिक अपक्रिया होगी तो जो भी पदार्थ होगा उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, पहली हो गई। दूसरा, गैस का निकलना। अगर रासायनिक अपक्रिया होगी तो वहाँ पर गैस भी निकल सकता है, या रंग भी बदल सकता है और गैस भी निकल सकती है। दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकती हैं, या दो से अधिक भी हो सकती हैं। तीसरा क्या है? ताप का निकलना या अवशोषित करना। ठीक है, तो ताप या तो ग्रहण करेगा या तो छोड़ेगा, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का पहचान का तरीका है। इसके बाद अवक्षेप बनाना, गंध में परिवर्तन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के पहचान के तरीके हैं।
बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं, में सिरका मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब हम बेकिंग सोडा में जब हम सिरका में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो जिससे हमें पता चलता है कि इसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, इसके पहचान के तरीके आपने समझ लिए। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों सूत्रों के द्वारा लिखने की विधि, रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा लिखने की जो विधि होती है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीक क्या होता है समझ लीजिए। जैसे H होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और वहीं O लिखा होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। यदि N लिखा हुआ है तो हम कहते हैं नाइट्रोजन, He लिखा हुआ है तो हम कहते हैं हीलियम। ये सभी प्रतीक हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सभी के प्रतीक होते हैं। देखिए हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li, इसी तरीके से इनके प्रतीक लिखे जाते हैं। जिस दिन मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा उस दिन इसको विस्तार से समझाऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि इन्हीं को प्रतीक कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं और तब देखते हैं क्या है आगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनता है, पानी। हाइड्रोजन है देखिए हाइड्रोजन है और इसमें जो है ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, ठीक है मेरे भाई। क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। ऐसे ही ये हो गया समीकरण। क्या है ये, समीकरण है। पानी को क्या लिखते हैं, H2O, ठीक है, पानी को लिखते हैं H2O। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, यह समीकरण संतुलित नहीं है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन यह समीकरण संतुलित नहीं है। अच्छा अब इसे संतुलित कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिक्रिया से पहले और बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए इसलिए सही समीकरण यह वाला होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए 2H2O प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, ठीक है, ये समीकरण संतुलित है। और ऐसे ही समझिए, देखिए अगर गिव्स आउट के पहले हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो गिव्स आउट के बाद भी हाइड्रोजन की संख्या 1 ही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके से द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये अभिक्रिया से पहले जितने भी मात्रा में तत्व मौजूद हों उतनी ही मात्रा में अभिक्रिया के बाद होनी चाहिए। या हम कहें
इधर वाले को कहते हैं अभिकारक और इधर वाले को कहते हैं उत्पाद। तो अभिकारकों में जितनी मात्रा में हाइड्रोजन या अन्य तत्व मौजूद होते हैं उतने ही तत्व उत्पाद में भी होने चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और अपघटन को भी वियोजन ही कहते हैं। ठीक है, अपघटन या वियोजन दोनों एक ही है। विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सभी अपक्रियाएं होती हैं। तो हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, संयोजन अपक्रिया क्या है? जब दो या अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संयोजन अपक्रिया होती है। क्या कहा मैंने? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे आपने मैथ में एक फार्मूला पढ़ा होगा, A + B = C। ठीक है, अगर हम कहें A + B + C इस तरीके से भी यह अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर MgO बनाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं। यहाँ पर दो अभिकारक था और एक उत्पाद मिला है। ठीक है मेरे भाई, अब समझते हैं अपघटन अपक्रिया क्या है। अपघटन अपक्रिया, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं? विघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। अरे यार, गलत ना हुए। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, वो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट है और यह जब यह टूटा तो इससे क्या क्या बना? एक बना कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो उसमें से दो उत्पाद मिले हमें। कौन कौन से? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरीके से आगे समझते हैं। देखिए, संक्षारण क्या है? संक्षारण, एक शब्द में बताऊं, जब कोई चीज़, कोई पदार्थ नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाए तो उसे संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है, लोहे में जंग लगना क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप देखे होंगे बाहर कोई लोहा पड़ा रहता है, वह पानी और धूप के मतलब जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन रहता है वायुमंडल में, उसके संपर्क में आ करके वह खराब हो जाता है, उस पर जंग लग जाती है, लाल भूरे कलर का हो जाता है। ठीक है, देखिए, अच्छा इसको रोका कैसे जा सकता है? संक्षारण को रोका कैसे जा सकता है?
संक्षारण को रोकने के लिए हम उस पर पेंट कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या जो मोबिल आता है जो बाइकों से निकाल के वो भी होता है उसको भी लगा देते हैं। ठीक है। और एक और प्रक्रिया होती है जिससे संक्षारण को रोका जा सकता है, मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। जैसे स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें जंग नहीं लगती है, लेकिन लोहे में जंग लग जाती है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है विकृत गंधिता। तेल या घी का लंबे समय तक रखने पर खराब होकर बदबू करना, इससे क्या होता है, तेल और घी या कहें तो तैलीय जितने भी पदार्थ हैं वे जब लंबे समय तक पड़े पड़े बदबू देने लगते हैं तो उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन युक्त, जिसमें ऑक्सीजन रहित डिब्बा लेते हैं, जिसमें बर्तन लेते हैं, उसमें अपने सामान को रखते हैं। आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, उसमें से ऑक्सीजन गैस को निकाल ली जाती है और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बहुत अक्रियाशील होती है। ठीक है, लेकिन वहीं नाइट्रोजन गैस कम अक्रियाशील होती है। इसीलिए चिप्स के पैकेट्स में ऑक्सीजन निकाल करके नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है और वह लंबे समय तक उपयोग के लिए बना रहता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।